नमस्कार। प्रारब्ध पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो अतिथि हैं। आइए, हालांकि प्रारब्ध के इस मंच पर आप दोनों लगातार आते रहते हैं, लेकिन आइए एक बार फिर आप सबका परिचय कराते हैं। व्यालोक पाठक जी को आप देख पा रहे हैं और उसके साथ हैं आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी गीतायन बहुत अच्छी किताब, उसके लेखक हैं। साथ में सोशल मीडिया से लेके और बाकी स्थापित मीडिया पे इनके आर्टिकल्स आते हैं। व्यालोक जी का परिचय अब मैं कराता नहीं हूँ। अनुभवी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कहने पर चिढ़ते हैं। बहरहाल आनंद जी, इंडिया दैट इज भारत। तो मेरा सवाल तो पहले ये है, किसी और चीज से पहले, कि इंडिया दैट इज भारत यानी किसी का नाम, किसी का उसको पहचान, इसमें किसी एक सिंगल शब्द के बजाय एक पूरा सेंटेंस इंडिया दैट इज भारत, ये तो कभी नहीं होता है। फलाने सना फलाने दैट इज आनंद कुमार, दैट इज अवनीश शर्मा, दैट इज व्यालोक पाठक। तो बाबा साहब को या हमारे संविधान निर्माताओं को भारत का नाम भारत है, इसके लिए वाया इंडिया क्यों आना पड़ा, पहले तो ये बताइए। क्योंकि ये ना होता तो सनम ये सब तमाम इंडिया वर्सेस भारत ना होता। देखिए, ये वैसा ही है जैसा आप जमीन की खरीद बिक्री में करते वक्त देख चुके होंगे कभी ना कभी, या जमीन का या कुछ भी प्लॉट रजिस्टर करना हो तो करते हैं। एक चौहद्दी बताई जाती है कि भाई फलाने के मकान के दक्षिण में, फलाने के मकान के पूरब में। तो कुछ उसी तरह से हुआ था जब कानून लिखा गया था। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया था, उस वक्त इंडिया नाम की एक एंटिटी थी जिसके दो हिस्से होने थे। एक हिस्सा जो था उससे इंडिया ही रह जाना था, उसके थोड़े से उत्तर में एक पाकिस्तान का नाम का मुल्क होना था, एक पूर्वी छोर की तरफ जो था वो दूसरा एक देश बनना था। सारा कुछ उस समय था। तो ये एक्ट जब बना, उसके बाद जब 2 साल बाद संविधान आया, मतलब 1948 में भारत स्वतंत्र भी हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की जरूरत खत्म हो गई। और उसके बाद जब फिर बाद में जब हमारे पास संविधान आया, तो उस समय होना ये चाहिए था कि सिर्फ एक नाम लिखा जाता, लेकिन इंडिया दैट इज भारत वहां पे इसलिए लिखा गया कि ये भारत नाम है, सिविलाइजेशनल एंटिटी है। और इंडिया जो था वो उनके हिसाब से एंटिटी होता था, क्योंकि जो विदेशी होते थे वो नेशन स्टेट की जो थ्योरी समझ रहे होते थे, या जिस थ्योरी से सभी राष्ट्रों का बनना वो लोग डिसाइड कर रहे होते थे, उस थ्योरी से उनके पास जो बनता था वो इंडिया होता था। और इसीलिए हमेशा वो इस कंफ्यूजन में भी रहे कि ये जो इंडिया नाम का देश हम लोगों ने बनाया है या अभी बन गया है, तो ये इंडिया ना तो इसमें जो चीजें कॉमन होनी चाहिए थी, जैसे बाकी जगह जो नेशन स्टेट की थ्योरी कहती है कि या तो भाषा सेम होगी, या फिर उनका रिलीजन सेम होगा, या फिर उनकी जो संस्कृति होगी उसमें मिलती जुलती चीजें होंगी। तो ये सारा कुछ यहाँ पे विविध था, तो वो लोग मान के चल रहे थे कि ये देश जो है ये बचेगा नहीं। तो पिछले 70 सालों में आप देखेंगे तो जितने भी विदेशी बड़े नाम हुए हैं लिखने वाले, वो सबके सब ये कह चुके हैं कि इंडिया जो है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं बच सकती, ये देश ही नहीं बचा रह सकता, टुकड़े होंगे टुकड़े होंगे। तो ये सारी बातें होती रही, तो वो थ्योरी ही अलग थी। और इंडिया जिस थ्योरी पे बनता है वो सिविलाइजेशनल थ्योरी है, वो अलग होती है। और इसकी वजह से ये दो नाम हमारे पास आज होते हैं। ठीक बात। अच्छा ये बताइए, मैंने कई टीवी बहसों पे भी और कई जगह और एक चीज का जिक्र आता है कि साहब ये इंडिया नाम कैसे पड़ा, इसका फुल फॉर्म क्या है? कोई है इंडिया नाम का कोई आधार है? इंडिया INDIA की बात कर रहा हूं मैं, तो ये नाम आया कहां से? अब 2-3 थ्योरी है। जैसे सामान्य बच्चों से हम लोग पूछते हैं ना, तो फलाने का फुल फॉर्म बताओ, PSC का फुल फॉर्म बताओ। ऐसे कुछ हमारे यहाँ रिश्तेदार भी आते थे, तो जानबूझ के छोटे बच्चों को पकड़ लेते थे, उनसे इस तरह का कहीं स्पेलिंग पूछते थे, कहीं इस तरह का फुल फॉर्म पूछते थे। पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, पिन कोड का बड़ा पूछा जाता था। तो ऐसे ही इंडिया, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं। मैं गूगल मार रहा था ये देखने के लिए कि ट्रेंड सर्च का ये है कि नहीं। अरे साहब, इंडिया दैट इज अभी हम शुरू किए तब तक आ गया ये सारा कुछ, नाम कैसे हुआ और तमाम चीज। तो एक तो आता है कि इंडिपेंडेंट नेशन एंड डेमोक्रेटिक इन एशिया, यानी उस समय जैसे आपने कहा कि जब वो बांट रहे थे तो उस समय उनको एक नाम देने की जरूरत पड़ी, तो एक तो वहां से कहते हैं आता है। दूसरा कहते हैं इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। ये बड़ा फनी लगा मुझे, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, 15 अगस्त को। तो हमारे लिए हमारी औकात जो है वो उनके लिए खाली एक तो कैलेंडर की डेट थी कि फलाने घटना एक छोटी सी फलाने अगस्त के तारीख में हो गई, इसलिए इंडिया नाम रख दिया।
दूसरा आता है कि तीसरा इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। तो ये हमको, अब आप इसमें से कौन सा बाय करेंगे? इनमें से कोई भी बाय करने लायक नहीं है, बचकानी बात है। अब कुछ भी आप किसी शब्द को एक्रोनिम जबरदस्ती बनाने लगे तो वैसे तो चलता नहीं है। तो अब ये बिल्कुल वैसा ही कहना होगा जैसे अब कौओं के झुंड को, उल्लुओं के झुंड को कांग्रेस कहते हैं, तो इसका मतलब हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की पार्टी है वो उल्लुओं का झुंड हो गई। ऐसा तो नहीं कहा जाना चाहिए, गलत तरीका नहीं होगा। ये भी नहीं कुछ नहीं, वैसा ही बिल्कुल है, सर, गलत तरीका होगा, जबरदस्ती करना होगा, ये जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा व्यालोक जी, जी इंडिया भारत में आपसे गंभीर ज्ञान लेने से पहले मेरे एक संवेदना है। इंडिया जी और भारत, इन दोनों के चक्कर में जो है हमारा हिंदुस्तान वो कहीं दूर, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं बीच में जेरे बहस भी नहीं है। तो उसका दुख दर्द ये क्या है? ये हिंदुस्तान को क्यों भुलाया जा रहा है? सारी बात जो है इंडिया वर्सेस भारत, या भारत वर्सेस इंडिया जो भी कह लीजिए, हिंदुस्तान क्या हुआ सर? वो जो देखिए सारे जहां से अच्छा। देखिए मुझे कल से इस बात का इंतजार हो रहा था कि कब हमारे अदबी लोग आएंगे, अदब के मुहाफिज आएंगे और इस गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे कि अभी तक हिंदुस्तान पर चर्चा नहीं हो रही है। दो तीन पॉइंट हैं, उसको मैं दर्शकों को बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भारत नाम या नाम पर बहस नहीं चली, लेकिन जैसा कि मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मैं अभी भारत की किसी भी समस्या पर चर्चा करूंगा तो उसकी जड़ उस दुर्घटनावश हिंदू प्रथम प्रधानमंत्री के पास ही जाके मिलती है, जिसके पास जनता की हर एक समस्या का जवाब उसकी अचकन में लगा गुलाब का फूल होता था, यानी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित कितने थे पता नहीं, जवाहर कितने थे पता नहीं, नेहरू थे इतना मुझे पता है। तो संविधान सभा में बहस हुई और 5 या 6 नामों पर चर्चा हुई। उसमें इंडिया भी था, हिंदुस्तान भी था, भारत भूमिक भी था, भारतवर्ष भी था और भारत भी था। तो पेशे से, मन से, संस्कृति से यूरोपियन, कल्चरली मुस्लिम, नेहरू की पूरी इच्छा थी कि इंडिया केवल इंडिया रहे, भारत केवल इंडिया रहे। उसकी 2 वजह थी कि नेहरू को तो भारत के बारे में पता ही नहीं था। ही वॉज डिस्कवरिंग इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी ना, तो वो इंडिया को डिस्कवर कर रहे थे। तो उनके लिए तो यह बेहद जरूरी था कि वह इंडिया ही रहे। लेकिन अब क्या कीजिएगा कि वहां राजेंद्र प्रसाद भी थे, कृपलानी भी थे, वहां सरदार पटेल भी थे, वहां अंबेडकर भी थे, वहां तमाम लोग थे। हिंदुस्तान तो इसलिए नहीं रखा गया कि उससे हिंदू की बू आती थी, तो हिंदुस्तान, संघी लोग बदमाशी करते हैं ना, स्थान को स्थान कर देते हैं और वो फिर कहते हैं हिंदुस्तान। ठीक है अच्छा ठीक है, ये बताइए, यहाँ यहाँ मैं आपको व्यालोक जी इसलिए रोक रहा हूँ, ये जो बदमाशी आप कह रहे हैं हिंदी लोग, अरे ये बदमाशी तो अरबी लोगों की थी, वो था बोल ही नहीं पाते थे। मैं वही तो आ रहा हूँ, मैं वही आ नहीं, तो रहा हूँ। आपने गलती हिंदू लोग जी लोगों की क्यों बताई? यहाँ तो अरबी जी लोगों की गलती है। अरे भाई, आप था बोल लेते तो आप हिंदुस्तानी ही बोलते। अरबी लोगों ने यह गलती की और चूंकि उससे हिंदू शब्द की बू आती थी तो वह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को बर्दाश्त कैसे होता है, इसलिए इसका इंडिया रखा। लेकिन अब गंभीर बात यह होनी चाहिए कि इंडियन या इंडिया का अर्थ क्या होता है। आप ऑक्सफोर्ड में जाएं, वेबस्टर में जाएं या कहीं भी जाएं, रेड इंडियन क्या होता है, कनाडा में इंडियन की चर्चा क्यों होती है। और अभी हाल में आप अगर गूगल सर्च कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को बता दें कि थोड़ा सा अगर सर्च करेंगे तो वो भी दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाएगा कि कनाडा में बाकायदा यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कि अब आप किसी को इंडियन नहीं कहेंगे, क्योंकि दैट इज डेरोगेटरी, अपमानजनक है। इंडियन का अर्थ होता है असभ्य, घटिया, बेहुदा, जंगली। और हमारे जो यूरोपीय आका थे उन्होंने हम लोगों को इंडियन कहा या जो भी कहा। अब इसके पीछे कहिएगा कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिख दी या जो भी कहा। दूसरी बात कि इंडिया दैट इज भारत नहीं है, वह केवल अंग्रेजी में है। आप गुजराती पढ़िए,
आप प्रस्तावना पढ़िए, आप हिंदी प्रस्तावना जब हम संविधान की पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत क्या होती है? हम भारत के लोग, हम इंडिया के लोग नहीं होता है। आप उसी का गुजराती अनुवाद पढ़िए तो वह उसमें भी भारत ही है, उसमें भी इंडिया नहीं है। यहां तक कि अभी जो वो नाबदानी कीड़ा सनातन को जो खत्म करने की बात कर रहा है, उस नाबदानी कीड़े की जो भाषा है, जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं या जो मराठी है, उसमें भी आप जाइए तो इंडिया शब्द नहीं है। उसमें भी सीधे आपका प्रियम्बल आप देखिए, आप अनुवाद पढ़िए, उसमें सीधे है भारत भारत भारत। दिक्कत यह है कि 1200 वर्षों की गुलामी और हीनता तो जो थी, और दूसरी बात जो पीयूष मिश्रा ने कहा कि इस मुल्क में जिसको जो काम सौंपा गया उस शख्स ने उस काम की बत्ती बना के रख दी। तो उसका मामला केवल ये होता है कि जब 2 साल तक आप बहस कर रहे हैं, जब आप एक राष्ट्र का निर्माण तो होता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम राष्ट्र, नेशन स्टेट, देश, इन सब का फर्क ही नहीं जानते हैं। अभी कल मैं कहीं जा रहा था तो कल ये बात हुई कि मैंने वैसे कहा कि इस फर्क को समझिए कि ये भारत में जो स्टेट है और जो भारत देश है और जो भारत राष्ट्र है, इस बात को समझिए। और कथित तौर पर मैं बुद्धिजीवियों की मंडली में बैठा हुआ था और वहां इस बात पर बवाल हो गया कि ये क्या हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी धारक इसको नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम सारी चीजें यूरोप के चश्मे से देख रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री जो हमारा बना, उसने इस देश की जड़ में ही मट्ठा डाल दिया, और इस वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं कि आज आप देखिए कि सेकुलरिज्म का वायरस कहां से आया, क्योंकि आप धर्म को, रिलीजन को और मजहब को एक तरफ रख देते हैं कि ये सब बराबर बातें हैं। मजहब और रिलीजन से धर्म की तुलना ही नहीं है, क्योंकि मजहब और रिलीजन दूसरों को कन्वर्ट करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। धर्म तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। धर्म तो आप जो है वो है। खैर वह एक अलग बात हो गई। मैं इंडिया की जो बात कर रहा हूं या भारत की, अव्वल तो कल से मुझे मतलब हंसी के दौरे पड़ रहे हैं कि ये जो लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई का नाम बदल जाएगा, बीसीसीबी हो जाएगा, या मैं जैसे आईआईएमसी का छात्र हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का छात्र रहा हूं, तो हमारे यहाँ जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें चल रहा है कि हाँ चलो भाई अब सब हो जाएगा बीबीएमसी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी नसों में गुलामी है। आप इतने पतित हो चुके हैं, आप इतने घटिया हो चुके हैं कि आपको यह पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान नाम है उसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नहीं है। मैं नहीं मानता हूं। बीसीसीआई नहीं है भाई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। आप उसका एक्रोनिम बनाइए ना। इसरो नहीं है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। तो अंग सन लिखने में आपको क्या जाता है? और आप कहेंगे कि यह लोगों को समझ में नहीं आता है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत समझ में नहीं आएगा। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान नाम का तो कोई मुल्क था भी नहीं, तो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब ये तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जो तर्क नेहरू और उसकी चाटुकार मंडली ने दिया था कि इंडिया चला आ रहा है तो चलने दो, वरना बहुत खर्चा होगा, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत चीजें होंगी, उस सब को करो। तो भाई सवाल ये है कि जब आप गुलामी की पूरी मानसिकता से जब तक नहीं उबरते हैं, और अभी इसी में एक लाइन और जोड़ देता हूं मैं कि राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है, नेशन स्टेट बनाया जा सकता है। जैसे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए कि आपको न सनातन का मतलब पता है, ना आपको राष्ट्र का मतलब पता है। हमारे यहाँ काल होता है, हमारे यहाँ समय को हम घंटों में और दिनों में नहीं बांधते हैं। आप आज कह रहे हैं आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत जो आता है, और हमारे बलराम और रेवती की कथा आप देख लीजिए कि भाई रेवती के पिता जब तक आते हैं तब तक 12 ब्रह्मा बदल चुके रहते हैं। तो अब मूर्खों से भरी हुई भू है
पहचान कहाँ इसमें तू है। तो मूर्खों के बीच में आप कितनी बातें बोलेंगे। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि शायद दो चार लोग जो हमारे टाइप के हैं, अच्छे लोग हैं, उनको समझ में आ जाए। बाकी तो मैं यही कहता हूं कि सेकुलर दिखे, बुद्धिजीवी दिखे, प्रगतिशील दिखे, उनसे कोई बातचीत नहीं करनी है। एक बगल में 10 हाथ का दंड रखिए, और जैसे ही कोई कहे कि प्रगतिशील हूं, मैं सेकुलर हूं, बुद्धिजीवी हूं, 2 लाठी पहले दीजिए, उसके बाद बात करनी है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बहरहाल, अच्छा, थोड़ा इधर उधर चला गया था मैं। इंडिया बनाम भारत की जो बहस है वो यही है कि संविधान सभा में बाकायदा इस बात पर चर्चा हुई और भारत ही उसको रखना था, लेकिन चूंकि काले कोट वाले अंग्रेज लोग थे बैठे हुए, माउंटबेटन जी थे, मतलब कांग्रेस वाले अभी भी कुछ बोल पाते हैं। मुझे तो इनकी धूर्तता, शठता और निर्लज्जता पर, अरे तुम कांग्रेसी हो, काफी है यार, तुम बोल कैसे पाते हो। अच्छा, ये अच्छी बात आपने कही कि मतलब अच्छी बात, अब पता नहीं, देखिए मेरे मुंह से अच्छी बात निकल गई। बहरहाल मैं अच्छी हटा कैसे ये कह रहा हूं कि आपने ये बात कही जो कि आप कांग्रेस समर्थक हैं या कांग्रेसी हैं, इतने बहुत है, बाकी अपना जो है तमाम उपमाएं अपने पास रख लीजिए। अच्छा, ये अच्छा, आपने जब कहा व्यालोक जी की, हाँ वाकई 18 नवंबर 1949 को ये बहस हुई थी संविधान सभा में, और उसमें जो है वो अनुच्छेद 1 में सबसे पहला जो संशोधन लेके आए थे वो कामत लेके आए थे, एचबी कामत साहब के बाद एक्चुअली जो आपने कहा कि 4-5 नाम और सुझाए गए, तो उसमें हिंदुस्तान था, हिंद था, भारत भूमि था, भारत भूमि और भारतवर्ष, तो ये था। अच्छा, कुछ लोगों को जान के ये अजीब लगेगा कि केवल ऐसा नहीं है कि एक ही कामत साहब ने ये बोला था, कई और लोगों ने बोला था। इवन बीएम गुप्ता साहब थे, श्रीराम सहाय और पंडित कमलापत त्रिपाठी, बहुत सारे लोगों को इस नाम पर आश्चर्य होगा, पंडित कमलापत त्रिपाठी ने भी ये कहा था कि नहीं साहब, भारत होना चाहिए, और उनकी बी आर अम्बेडकर से ठीक ठाक बहस भी हुई थी। तो अच्छा आनंद जी, इंडिया और भारत, ये बहस जो है ना, मान लीजिए एक तो इस देश में ही है कि मोदी कुछ भी करे तो उस पर बातचीत जरूर होगी। अच्छा, मोदी जी का पहले से देखिए तो उनके हवाई जहाज पे, अभी मैं कल ही कहीं से देखा तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, वो जिस हवाई जहाज से चलते हैं उस पर इंडिया की जगह पहले से ही भारत लिखा हुआ है। अच्छा, वो आपका आसियान समिट जब हुआ था तो उसमें मोदी का जो वो ऑफिशियल प्रोग्राम है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है ना। ब्रिक्स में तो तमाम G20 में सारा कुछ चल ही रहा है, तो मोदी जी तो पहले ही चल रहे थे, तो इसमें तब वो आई डाट, मतलब फलाने डाट ढिकाने डाट, यानी इंडी अलायंस, तब तो ये पैदा ही नहीं हुआ था, इसका तो छठी बरई भी नहीं हुआ था, पता नहीं गर्भ की सूचना थी लेकिन पैदा वैदा नहीं हुआ था। तो अब भारत इंडिया की जगह हो सकता है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं भाई, जब तक 18 तारीख 22 तारीख बीतेगी नहीं तब तक तो ये चलता रहेगा, अनुमान हम लोग एक बार फिर बैठे हुए हैं। इंडिया अलायंस अपने आप को क्यों भारत के सामने खड़ा कर ले रहा है और खुद को इंडिया कैसे बुला रहा है, ये कौन सा ये नामकरण कैसे, इंडिया कैसे हो गया वो? ये इसके पीछे जो व्यालोक भाई लंबा सा लठ रखने की बात करते हैं ना, सब उसका आतंक है। पहले इन्होंने अपना नाम प्रोग्रेसिव रखा हुआ था, यूपीए में प्रोग्रेसिव शब्द आता है। अब इन्होंने क्या रखा है कि प्रोग्रेसिव जैसे ही कोई बोले प्रगतिशील, कोई बोले उसको पीटो पहले। तो इस डर से उन्होंने अपने नाम से प्रगतिशील शब्द जो है वो हटा दिया। तो प्रगतिशील शब्द जो था वो आजकल ऐसा हो गया है कि लोग उससे शर्माने लगे हैं। लोगों को समझ में आने लगा है कि प्रगतिशील जैसे ही आप अपने आप को बोलते हैं तो असल में आपकी जो कुंठा है, आपकी जो हीन भावना है, आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। आपके मन में जो लगता है कि भाई IIMC हो सकता है, वो भारत का जो कोई नाम हो, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगर उसका नाम है, तो वो नाम किसी को पता ही नहीं है। तो ये चीज जो होती है ना, ये जो समस्या है, बेसिक समस्या, इसकी वजह से ये हुआ है। ऐसे ही अगर आप, जैसे चूंकि इन बातों में नेहरू की बात चल चुकी है, तो नेहरू जी ने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया था, NAM, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते भी थे। तो NAM के टाइम पर आप देखिएगा कि नेहरू जी ने एक स्टैंप जारी किया था। कोई व्यक्ति खुद ही अपना स्टैंप जारी करे ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन नेहरू जी ने अपनी ही तस्वीर वाला स्टैंप जारी कर रखा है। आप सर्च करेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, नेहरू स्टैंप,
और साथ में आप नॉन अलाइंड मूवमेंट लिख करके सर्च कर दीजिए, आसानी से तस्वीर निकल आएगी। नेहरू की तस्वीर है, साथ में वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए वो जारी किया गया है स्टैम्प, इसकी तस्वीर है, और उस पर भी आप देखेंगे तो आपको भारत और इंडिया दोनों लिखा हुआ नजर आएगा। तो किसी दौर में ऐसा होता था कि भारत लिखा होता था, इंडिया नहीं लिखा होता था, या सिर्फ इंडिया लिखा होता था, भारत नहीं लिखा होता था, ऐसा नहीं होता। खुद नेहरू बेचारे जो कि इंडिया नाम रखना चाहते थे, वो भी भारत नाम कैरी कर रहे होते थे। और नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पर उनके टाइम के बने हुए स्टैम्प पे अगर ये तस्वीर नजर आती है तो उस समय नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। तो आज इनको अगर लग रहा है कि नहीं आज बदल के भारत कर दिया गया, तो भैया आज बदल के भारत नहीं कर दिया गया, ये भारत तो हमेशा से था ही। ठीक। अच्छा, भारत हमेशा से था ही, वो तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है व्यालोक जी, आनंद जी, आप दोनों से एक फैक्ट जो मेरे सामने दिख रहा है, तो मैंने कहा कि दर्शकों के लिए भी दोहराता हूं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुकदमेबाजी नहीं हुई है, इसके लिए बाकायदे मुकदमेबाजी भी हुई है। अच्छा, मैं ये जानकारी मेरे सामने इसलिए आई और कि मैं खोज रहा था कि क्या कोई रीट वीट किसी ने फाइल किया है कि ये भाई साहब ये इनको अधिकार नहीं है और ये संविधान बदलने जा रहे हैं, इनको कर देना चाहिए। तो पता चला कि अरे 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक साहब ने 2 प्राइवेट बिल संसद में पेश किया था कि इंडिया हटा के भारत रखा जाए। तो अब कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि भैया शांताराम नाइक साहब ने 2 प्राइवेट बिल आखिर कांग्रेस के उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने भी, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, उन्होंने भी 2015 में ये कहा था कि भैया नाम बदल दीजिए। 2016 में 3 रिटें गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने कह दिया कि ऐसा है, ये संसद का काम है और संसद करेगी। और एक में तो उन्होंने भगा दिया कि ऐसा है, जाओ इंडिया और ये भारत दोनों लिखा हुआ है संविधान में, दोनों में से जो तुमको पसंद हो वो तुम बोलो और जो किसी को पसंद हो वो बोलने दो। तो इस तरह के संवैधानिक कंफ्यूजन्स को ही खत्म करने के लिए क्या 18 से 22 वाला है, इसमें कुछ मिल सकता है ऐसा? अचानक क्यों? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ व्यालोक जी कि काम तो पहले से कर रहा था भारत। आप देखिए, अगस्त में लिख रहे थे वो, है ना, जहाज पे लिख के घूम रहे थे, अपने ऑफिशियल प्रोग्राम में लिख के घूम रहे थे। तो ये अवसर क्या अब चुना गया है कि लाओ अब कोर्ट वोट कहीं कोई जाके ये ना कहे कि इंडिया और वो दोनों है, ऑफिशियली इसको भारत? देखिए, आनंद जी से पहले मैं बोलने का मौका छीन ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इस पर कुछ अच्छी बातें बोलने का मन है, और आनंद भाई चूंकि बहुत सभ्य सुशील आदमी हैं, तो वो मेरी भाषा बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, देखिए, दोगलई और थेथरई की कोई सीमा नहीं होती है ना। ये ठीक वही बात है कि हम भारत का निर्माण करेंगे, भारत को जोड़ेंगे। जब तुम्हारे लकड़दादा के लकड़दादा यूरोप में और अरब में नंगे घूम रहे थे, तब से भारत है, इसलिए भारत की चिंता मत करो। कांग्रेसी कोई बोल रहा था कि आज ही कहीं मैं पढ़ रहा था कि एक कांग्रेसी ने कहा है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई ये किसी को नहीं पता है। हम बौद्धों के बारे में जानते हैं, हम जैनों के बारे में, लेकिन ये सनातन धर्म कैसे है? तो इसमें 2 कारण है, एक तो अज्ञान और दूसरी दोगलई और थेथरई। ठीक है, आप देखिए कि भारत नाम का विरोध कौन कौन कर रहा है। शशि थरूर, महाअंग्रेज, वो मणिशंकर अय्यर, उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। और शशि थरूर क्या कह रहा है कि ये मुकदमा खारिज हो चुका है, लेकिन वह क्या बात छुपा रहा है? वह अंग्रेज, शैंपेन किसी खनखनाती अंग्रेजी बोलने वाला, कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भैया संबंधित मंत्रालय के पास जाओ, और संबंधित मंत्रालय काम कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत इस देश की यह है कि हमारे जैसे लोग बैठ के इस बात पर चर्चा करने को विवश हैं। इस देश की आत्मा को इन लोगों ने इतना मार दिया है। 1200 वर्षों की गुलामी ने तो जो किया सो किया, 60 साल कांग्रेसियों ने इस देश की आत्मा के साथ ऐसा छलात्कार किया है, ऐसा बलात्कार किया है कि आज हमारे जैसे 3 लोग बैठ के इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सनातन पर क्या होगा, भारत क्यों होगा। भारत का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, और यही कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के साथ दिक्कत है जब वो कहते हैं कि भारतवर्ष 25 राष्ट्रों का समूह है। क्योंकि हमारी जो राष्ट्र की समझ है वह भौगोलिक परिकल्पना से नहीं होती है, भूगोल उसका एक हिस्सा है। हमारी कल्पना सांस्कृतिक है, हम संस्कृति के जरिए एक जगह से जुड़े हुए हैं।
जैसे इन लोगों की, ये सनातनियों से पहले इन्होंने हिंदू बनाया, फिर हिंदुओं में अगड़ा पिछड़ा किया, अब ये आदिवासियों को हमसे अलग कर रहे हैं, वनवासियों को अलग कर रहे हैं। आदिवासी क्या होता है भैया, ये जरा बताइए। अब ओरिजिनल्स ईसाइयों ने साला जितना पाप किया इस दुनिया में, वो सारे पाप आप हम पर डाल दोगे, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हत्याएं की, अमेरिका में हत्याएं की, अब ओरिजिनल्स को जहां जहां वो गए उन्होंने निर्मूल करके हर एक जगह अपनी घटिया सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति कहते हुए मेरी जुबान कांपती है, उसको थोपा। तो आपने उसको भारत पर थोप दिया कि हमारे यहाँ वनवासी लोग जो हैं वो वनवासी हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो क्या है, वो सनातनी नहीं है अगर, तो क्या है। मैं सूर्य को रोज जल देता हूं और हमारा एक वनवासी भाई सूर्य की पूजा करता है, मुझ में उसमें क्या फर्क है। मैं वायुदेव की पूजा करता हूं, वायु के पुत्र हनुमान को पूजता हूं, वह किसी पत्थर के ढोक को अपना देवता मानता है। ठीक बात। मैं जैसे प्रकृति पूजक हूं वह भी है। लेकिन वही मैंने कहा ना, मेरा पॉइंट वही है कि दोगलई और छेतरई की कोई सीमा नहीं है, इसलिए दंड रखिए। और जैसे ही कोई कुछ बोले, बातों का वक्त अब नहीं रहा है, वरना ये कल को ये कहेंगे कि 1000 सनातनियों की हत्या हुई, वह इसलिए हुई क्योंकि वह हिंदू धर्म का आंतरिक संघर्ष था, और वह चूंकि अच्छा। बिल्कुल, और वो नरसंहार को जायज ठहराएंगे, यह कहते हुए कि उनकी उपस्थिति मात्र से दूसरों को समस्या हो रही थी। तमिलनाडु का ही उदाहरण है ना, जहां मद्रास हाई कोर्ट को आखिरकार हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि एक गांव में 70% मुस्लिम आबादी हो गई थी, तो कहा गया कि अब मंदिरों में घंटे नहीं बजेंगे, इससे भावनाएं आहत होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेसियों के कुकर्म इतने हैं कि मैं ये दावा करता हूं, इस देश की कोई समस्या उठाइए और उसकी जड़ में, उसको खाद पानी देने में अगर कोई कांग्रेसी नहीं हो, कोई कम्युनिस्ट नहीं हो, तो आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बहरहाल एक अंतिम बात ये कहनी है कि इंडिया और भारत पर तो बहस ही बेमानी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आत्महीनता और अंग्रेजों भाई देखिए, अब हमारे जो चचा थे वह भारत में क्या दिखाते थे, सपेरों को बुला के और विदेशी मेमों को दिखाते थे, लुक डार्लिंग दिस इज इंडिया। हु वांट्स टू बिकम अ मिलियनेयर में क्या दिखाया गया, और अभी की फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है। भारत से जो बड़े बड़े स्टार जाते हैं हॉलीवुड, उनको क्या बनाया जाता है, सबके सब विलेन ही होते हैं ना। किसी भी भारतीय कलाकार को आपने मेन स्ट्रीम में हीरो की भूमिका निभाते देखा है, चाहे वो अनिल कपूर हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, या कोई भी हो, आप दिखाइए, आप उठाइए, वो सब के सब विलन के रोल में है। और ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सोचने की बातें हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होता है। रेड इंडियन क्यों होता है साहब, कनाडा में इंडियन क्यों कहा जाता है, और ये सब क्यों डेरोगेटरी है, क्योंकि अमेरिका की पूरी इंडियंस की आबादी को इन लोगों के पास शब्द ही नहीं थे, इन लोगों ने देखा ही नहीं था। एक अंतिम कहानी सुना के मैं, आनंद भाई आपका समय ले रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये आज बोलूंगा। एक बार समंदर का एक मेंढक कुएं में चला गया, ठीक। तो कुएं के मेंढकों ने देखा कि ये तो थोड़ा अलग रंग रूप का है, भाई समंदर में था वो, थोड़ा टैन था, थोड़ा गोरापन था, कुछ त्वचा अलग सी थी। तो पूछे कि कहाँ से आए हो, तो समंदर से आए हैं। समंदर मतलब, तो अरे अथाह जल होता है वहां, और हाँ हमारे कुएं से बड़ा है। तो मेढक मुस्कुराया, बोला कि कोई तुलना ही नहीं है। तो बोला नहीं, बताओ बताओ। फिर कुएं का मेढक इस कोने से उस कोने उछला, बोला कि इतना बड़ा है तुम्हारा समंदर। तो समंदर वाले ने कहा नहीं नहीं, इससे बहुत बड़ा है यार, कोई तुलना नहीं है। फिर थोड़े और पीछे गया, एकदम पहली दीवार से दूसरी दीवार तक एकदम कोने से कोने मिला दिया, बोला कि इतना बड़ा है। तो बोला नहीं यार, इस सब से तुलना की बात ही नहीं है, समंदर की कोई तुलना नहीं हो सकती, वो बहुत बड़ा है। उसने कहा कि अपने साथियों को बुलाया, कहा कि इस साले झूठे को मारो। अबे जब हमारी इस सीमा से उस सीमा तक, इससे बड़ा भला दुनिया में क्या हो सकता है। तो ये थरूर हो, और उस मेढक की हत्या हो गई समंदर वाले की।
तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कुएं के मेढकों के सामने सच भी नहीं बोलना चाहिए, वरना हत्या भी हो सकती है आपकी। कहने का मतलब है कि ये थरूर हो, नेहरू से शुरू कीजिए, जो इनका मानस पिता है, नेहरू से लेके आज के मणिशंकर अय्यर, और थरूर से लेके आपका वो जो राहुल गांधी है, उस तक आप चले आइए, गरूर तक चले आइए, तो उन लोगों को यह पता ही नहीं है कि वास्तव में वह सभ्यता के किस अंश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो हमारे अंग्रेज माई बाप हैं, उन्होंने सब कुछ लिख दिया, सब कुछ रच दिया, और बस उन्होंने हमें इंडिया कह दिया, तो भाई साहब अब हम इंडिया रहेंगे। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी जहालत की बात है कि 76 साल बाद, और ये वही नहीं है। आप देखिए 2014 से ये सारे बवालची कर रहे हैं। आप याद कीजिए, हर एक साल एक एक मुद्दा उठता था। 2014 में जैसे ही सरकार आई, और उस साल किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का या किसका था, तो उस समय क्रिश्चियंस पर हमलों की तस्वीरें नुमाया होने लगी, चर्चों पर हमले की। और बाद में पता चला दिल्ली वाले को, जिसको लेके आपके परम मित्र खबीस कुमार ने बहुत छाती कूटी थी, बाद में पता चला कि वो एक ईसाई पियक्कड़ ही था, जिसने जाके 2-4 ईंटें, कभी इन लोगों ने कोई माफी मांगी? उसके बाद खैर शाहीन बाग में हिलती कारों वाला आंदोलन आप लोगों ने देखा ही है। बाकी सारा हर एक साल इन लोगों का कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि भारत जो वो आप देख रहे हैं एयर इंडिया पर जो प्रधानमंत्री का विमान है, वह वैसे नहीं बना है। 2012-13 में जाएंगे तो भारत नहीं लिखा था। आप याद कीजिए, तो उस पर वो जो भारत पेंट हुआ, तो उस पर भी 2-3 दिन इन लोगों के पेट में दर्द हुआ था। और अब दिक्कत ये है कि अब इन लोगों को समझ आ रहा है कि थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कि इन लोगों के सारे धतकर्म, सारे पाप कर्म, ये चाहे कितनी भी शूर्पणखाएं ले आए, कितनी भी ताड़काएं ले आए, जिनको देखते ही आप मतलब प्रसन्न हो जाएं, वो चाहे कितनी भी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएं, लेकिन हर एक दिन इन कांग्रेसियों के, इन कम्युनिस्टों के कुकर्म जनता के सामने बार बार आ रहे हैं, और इसीलिए ये घबराहट है। आनंद भाई सॉरी, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, अब आप बोलिए। हालांकि आनंद जी, व्यालोक जी ने बीच में ये कहा कि इनके जो है तमाम चीजें हिल रही हैं। व्यालोक जी, आज आनंद जी का कैमरा जो है ये हिलने वाला काम कर रहा है। बहरहाल आनंद जी हमारे साथ हैं, दर्शकों ये कहीं बाहर हैं और हमारा समय तय था, लेट ये हैं, तो इनको हम लोगों ने पकड़ लिया कि आप जहां हैं, जिस हालत में उस हालत में बतियाना तो पड़ेगा ही। जी आनंद जी। आज हमारा कैमरा जो है ना, वो शाहीन बाग की कारों से प्रेरित है। देखिए, इसमें जो व्यालोक भाई कह रहे थे, उसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की या विचारने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सही बात है कि अगर आप भारत की किसी भी समस्या की जड़ में आप देखने जाएंगे, तो उसको पानी देने वाला जो होगा वो कोई कम्युनिस्ट मिलेगा, खाद देने वाला जो होगा वो कोई कांग्रेसी होगा। यही लोग निकलेंगे उसकी जड़ में, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, निकलेंगे यही। कोई भी समस्या हो, मतलब सोशल प्रॉब्लम कोई सी भी हो, उसको आप देख लें तो उसकी जड़ में यही निकलेंगे। और इस सरकार के जो बदलने से जो बात हुई है अभी हाल में 2014 को, जिसे ये लोग कहते हैं कि भाई उस दिन से जो है डेमोक्रेसी का भारत में अंत हो गया, उस दिन से अगर आप देखेंगे तो उस दिन से जो एक बहुत बड़ा बदलाव होना शुरू हुआ है वो ये है कि बहुत से फॉल्ट लाइन्स थे, बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसे हम लोग मान लेते थे कि ये तो ऐसा ही है। ये बिल्कुल वो हमारी हालत थी कि कोई आया और हमें गधा बोल करके चला गया, और हम लोग मान लेते थे कि हटाओ यार, ये तो बदतमीज है ही, रोज रोज इससे क्या झगड़ना, अब ये तो रोज ऐसा ही करेगा। और अब जब सरकार बदली है तो इस दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक कि वो जैसे ही गधा बोलता है और वैसे ही पलट करके उसके कान के नीचे एक जोर का पड़ जाता है। अब जैसे ही कान के नीचे ये जोर का पड़ गया है, तो उसके बाद वो चिल्ला रहा है कि असहिष्णुता फैल गई है, और बिल्कुल लोग जो है वो आजकल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, देश का माहौल खराब हो गया, रहने लायक नहीं रहा। भैया अपने मुंह बंद रखते तुम, अगर ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारे साथ हरकतें भी ऐसी ही होंगी। तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। तो ये जो असहिष्णुता से लेकर के ये तमाम बहसें जो जारी होती हैं, ये सबके जड़ में कहीं ना कहीं वो जो इतने सालों से किया जा रहा है, 75 साल पता नहीं कैसे हम लोग बचे रह गए इन सबके बावजूद। कुछ योगदान रहा होगा स्थानीय लोगों का, या फिर ऐसे लोगों का जिनका शायद हम लोग नाम भी नहीं जानते। कई ऐसे लोग थे। अभी हाल का दौर अगर हम लोग देखें
तो अभी जैसे आनंद रंगराथन की एक किताब आई थी, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, तो उसमें जो बातें शुरू हुई, या फिर उससे थोड़ा पहले अगर आप देखें जे साईं दीपक की किताब आई थी, इंडिया दैट इज भारत। तो ये सारी किताबें जब आई थी तो लोगों ने अचानक कहना शुरू किया, यार ये सारी बातें कब होती थी, ये तो हमें पता ही नहीं था। हमने कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी बातें नहीं होती थी। आज से 40 साल पहले करीब जो था, सीताराम गोयल, रामस्वरूप, ये लोग लिख करके गए थे। 40 साल पुरानी किताब में आप देख सकते हैं। बिल्कुल गुरुदत्त के बिल्कुल। उपन्यास अगर आप पढ़ लें, तो गुरुदत्त का नाम लोग फिल्में बनाने के लिए जानते हैं, ये दूसरे वाले गुरुदत्त थे और ये किताबें लिखते थे। इनका उपन्यास है, अगर वाम मार्ग वगैरह ये सब आप देख लें, तो अचानक लोग कहते हैं कि अच्छा ये सब भी लिखा गया था, ये तो हमें पता ही नहीं था क्या होता है। तो भैया आप उस पे किताब पे समीक्षा ही नहीं लिखते, किताब के बारे में बात नहीं करते। अभी भी अगर आप देखेंगे कि रंगनाथन की किताब का क्या हो रहा है, तो उसकी किताब पर भी अलग अलग तरह से हमले जारी है। तो किसी न किसी तरह से ये सारी इस किस्म की बातचीत जो होती है, उसको मुख्य धारा से, बहस से हटा देना चाहते हैं कि जिक्र ही मत करो इसका। तो कभी ना कभी तो सॉल्यूशन निकालना होगा, तो हम लोग जो कोशिश ठीक। कर रहे हैं वो बस सॉल्यूशन निकालने की कोशिश है। कभी ना कभी और जिक्र इस करना पड़ेगा, आज और जिक्र शुरू इसी हो रहा है। और इसी बात को एक लाइन, आनंद भाई, वो भी है कि जैसे ऑड्रे टस्के ने कल एक ट्वीट भी किया है और उसने भी कहा है कि सनातन धर्म। उच्चारण में थोड़ी सी आपकी गड़बड़ी है। ऑड्रे टुच्ची नाम है उसका। हाँ वही, मतलब ऑड्रे टुच्ची ने जो बात कही है, मैं चाहूंगा कि उसको भी आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि उसने जो ट्वीट किया है या वो जो लिखती है, वो जो ये करती है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे भीतर के लोग हैं जो बाहरी आक्रमण को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमला केवल हम पर अंदर से ही हो रहा है, ये तो बाहरी आक्रमण है। और उस पर ये लोग कहेंगे कि देखो देखो, संघी लोग बोल रहा है कि हिंदू खतरे में है, भारत खतरे में है। इस सबको हमेशा इस तरह का माहौल रहता है। भाई 1200 वर्षों से हम तो हमला झेल ही रहे हैं। और जो आनंद भाई ने बात कही कि सचमुच वह हमारे महान पूर्वज हैं, कोई देन है। वरना ये 60 साल में तो इन कांग्रेसियों ने जो हालत की थी, और खुदा कसम अगर 2014 में नहीं निजाम बदलता तो हिंदू सांप्रदायिक हिंसा निवारण बिल के नाम पर तो हिंदू आबादी को मिटाने का प्लान बना ही लिया गया। एक चीज बस अरे जोड़ने में आ गया था। हाँ, लेकिन अब व्यालोक जी, आनंद भाई, हाँ, यहाँ साजिश भी तो कुछ ज्यादा गहरी हो रही है। देखिए, दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है? दर्द कम न होने का कुछ कारण है, घाव बड़ा है। आप मामला जो है सिर्फ इंडिया और भारत का नहीं है। फिर तो आप जो है भारत के बाद अगर आपने कर दिया, इंडिया आपने हटा दिया, तो उसके बाद फिर आगे कुछ लिखना रह जाएगा क्या? अखंड या भारत कुछ तक हम लोग जा सकते हैं, सोच सकते हैं। खंड जोड़ से कभी कल भारत में तो कोई कोई अनोखी बात नहीं होगी। कल को अगर भारत में सिर्फ अभी भारत तक बात हो रही है, कल को अगर अखंड भारत तक बात पहुंचने लगी तब क्या होगा? सोचना उन्हें ये चाहिए, क्योंकि भाई निजाम सिर्फ नहीं हाँ। बदला। यहाँ मामला ये है कि मिजाज बदल गया है। अचानक लोगों को जब याद आने लगा कि भैया ऐसा था, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया, देखिए कई चीजें होती हैं जो कुछ दूसरी चीजों को खा जाती हैं। जैसे हम्म जब प्रिंट मीडिया आया तो लोगों ने सोचा था इससे कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे ही जब टीवी आया तो लोगों ने सोचा था नहीं नहीं, प्रिंट मीडिया पे थोड़ी असर पड़ता है, अखबार तो अखबार है। लेकिन टीवी जिस दिन आया उस दिन धीरे धीरे करके आप देख चुके हैं कि अखबारों का धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है। हम्म। सोशल मीडिया के आने पर जो टीवी था उसके ऊपर भी भयावह असर पड़ा है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो जो ये सोशल मीडिया था, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट पे असर डाल रहा है ऐसा नहीं है, ये कई एस्पेक्ट्स पे असर डाल रहा है। पहले वो कोई भी कह देता था, जो संपादक महोदय ने लिख दिया, जो बड़े लोगों ने अखबार में अपने नाम से लेख छपवा दिया, बस वही सच है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? संपादक के नाम एक शिकायती चिट्ठी भेजेंगे, वो चिट्ठी पढ़नी भी उसको ही है और फाड़ के डस्टबिन में फेंकनी भी उसको ही है। तो आपकी बिल्कुल शिकायत ठीक कहीं बात पर है। झूठी नहीं। बिल्कुल आज ठीक क्या है बात है। कि आज संपादक महोदय पे चढ़ के हम लोग कह देते हैं अबे चूतिए हो क्या, और बिल्कुल इसी भाषा में जवाब दिया जाता है। कोई हम्म। शराफत नहीं दिखाई जाती, कोई तमीज नहीं दिखाई जाती। सीधे कहा जाता है कि भैया तुम अगर हमारे भगवान के बारे में ऐसा बोल सकते हो या हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल सकते हो, तो हम तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं? तुम मेरी धार्मिक हम्म। भावना आहत कर रहे हो, हम तुम्हारी व्यक्तिगत भावना आहत कर रहे हैं। इतना ही तो है। तुम्हारे ठीक साथ बात है। बिल्कुल इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन हुआ है, साइंटिफिक फैक्ट है। तुम्हारी सोच वैज्ञानिक नहीं है, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हम्म। और यही वजह है कि ये लोग जिस तरह से, जैसे आप देखते होंगे कि इनके जितने पुरोधा हैं हरामखोरों के,
ये डिस्क्रेडिट करने की किसको कोशिश करते हैं? इन्होंने एक चलाया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पर इन लोगों को, मैं मानता हूं कि 10% 5% होती होगी उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और सब कुछ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बहुत मजेदार है, क्योंकि आज की तारीख में आप किसी भी पत्रकार को पकड़ लीजिए, किसी को भी रैंडमली, किसी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पत्रकार को पकड़िए, उसका मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप निकालिए और PR लिख करके एक सर्च कर लीजिए। आप पाएंगे कि जितने नेताजी के बयान थे उन सारे जो है ना वो किसी न किसी PR ग्रुप में आए होंगे। PR ग्रुप फलाना, PR ग्रुप चिलाना, PR ग्रुप ये, PR ग्रुप वो, उसमें वो बयान आया होगा और जो वहां लिखा होता है एग्जैक्टली वही आपको अखबार में छपा हुआ दिख जाएगा। तो जितने अखबार छपते हैं असल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो है। और मैं वही कह रहा था कि वो पत्रकार ऐसा नहीं है जिसकी ये मजाल हो कि वो कह दे कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसको मिला है उससे 5 लाइनें उसने बदली है। जो प्रेस रिलीज आया था उसको एग्जैक्टली कॉपी करके पेस्ट मारा है। और इसी को मैं एक और आयाम पर कि ये कम्युनिस्टों और कुकर्मी कांग्रेसियों की एक पूरी सोची समझी दिशा है कि जो तुम्हारी समझ में ना आए या तुम्हें जो चुनौती दे उसको डिस्क्रेडिट करो। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को, कल मैं देख रहा था वो जो हकला खान है, उससे किसी बालक ने पूछ दिया कि भाई ये बताओ कि तुम्हारी असली बुकिंग कितनी है और कॉर्पोरेट बुकिंग कितनी है। और एक जायज सवाल है, ट्विटर पर बैठ के वो कर रहा है ये, सॉरी एक्स पर। अच्छा, हमारे एलन मस्क भी तो एक महापुरुष हैं, उनको भी तो नाम बदलने में मजा आता है। तो एक्स पर बैठ के वो ये कर रहा है, आस्क एनीथिंग, राइट। उस सेशन में उससे पूछा जा रहा है तो उस अभागे का जवाब देखिए कि सोशल मीडिया की बेकार की बातें ना करो। अबे मैं उसका जवाब सुन सुन के मतलब मैं हंसते हंसते पागल हो गया। मैंने कहा तुम किस चीज पर बैठे हो बे? तुम किस चीज पर जवाब करते हो? आस्क SR के क्या हो रहा है, किस पर कर रहे हो? एक्स पर ही कर रहे हो ना, और कह रहे हो कि सोशल मीडिया टाइप बेकार की बातें ना करो, पॉजिटिव देखो, सब कुछ देखो। कैसे पॉजिटिव देखो भाई? तुम्हारी पिछली जो घटिया 4-5 फिल्मों की चिप्पियां थी वह हम लोग देख रहे थे ना, लखनऊ से लेके पटना से लेके और सब जगह थिएटर्स खाली पड़े हैं और तुम 800 करोड़ कमा ले गए। जैसे तुम्हारा वो ठिगना हाजी था, वो दंगल साला चीन में करवा के 2000 करोड़ कमा ले गया। कौन चाइनीज दंगल देखने आता है हिंदी में भाई? उस बालक ने पूछा। तो मैं ये कहता हूं, जैसे जॉर्ज फ्रीडमैन ने कहा ना कि लेवल द वर्ल्ड इज फ्लैट, तो मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ने दरअसल इस तरह लोकतंत्र फैला दिया है, इस तरह से अवसर समान कर दिए हैं, और इस तरह से इन लोगों के जो भी पुरोधा थे हरामखोरों के, उन सब की जो इज्जत का कचरा किया है। और ऐसा नहीं है, हो सकता है उसमें 2% 3% मिस इन्फॉर्मेशन हो, तो वो तो भाई हम पोस्ट ट्रुथ के जमाने में है, पोस्ट न्यूज के जमाने में है, और वो हर एक जगह रहता है, ऐसा तो नहीं है। और तुम लोग तो लगातार झूठ ही बोलते रहे हो। तो देखिए, जाकी रही भावना जैसी, चूंकि तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तो तुमको लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जो है, जबकि वो बच्चे जो भी बोल रहे थे वो फैक्ट्स के साथ बोल रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि वो हकला उसी पर बैठ के ये भी कह रहा है कि देखो गर्ल गैंग ने मेरी एक पूरे सिनेमा हॉल को बुक कर लिया। तुम्हारी 60 साल के बुढ़े की गर्ल गैंग, अच्छा बेटी और वो बेटी की सहेलियां वगैरह होंगी, वो गर्ल गैंग, यही ना? तो पूरा जो सिनेमा हॉल खरीद रहा है वो व्यालोक और आनंद या अवनीश जी जैसे लोग तो खरीदेंगे नहीं भाई, कॉर्पोरेट बुकिंग ही तो होगी। और तुम बैठे उसी पर हो और उसी माध्यम को करिया रहे हो। ठीक उसी तरह जैसे खबीज कहता था कि टीवी मत देखो, और रोज 9 बजे और रोज 9 बजे आके अपना घटिया मुंह दिखाने चला आता था। और खैर उसका तो चैनल का केबल का तार वार काटने अमित शाह अपना पुराना स्कूटर लेके ही जाते थे पेचकस वगैरह के साथ। ये भी तो था कि रवीश का जब भी 9 बजे चलता था तो अमित शाह स्कूटर पर बैठते थे और पीछे राजनाथ सिंह पेचकस और टूल लेके जाते थे और हर एक जगह वो काटते थे। यही तो होता था ना। तो अंतिम अपील सेकुलर प्रगतिशील बुद्धिजीवी, जैसे एक लाइन बस और, मुझे याद है कि JNU में हम लोग ढाबे पर बैठते थे और वहां से कोई खजहा कुकुर जाता था तो हम लोग उसको बोलते थे कि काबे कौमी इधर आओ,
तो उसी तरह ये तीनों जहां दिखे इनसे बहस नहीं करनी है, कोई प्रमाण नहीं देना है, जितना प्रमाण देना था दे चुके, जितनी बातें होनी थी हो चुकी, सीधे खजहा मरियल कुत्ते की तरह इनको ट्रीट करना है, भग हट, हमको बात ही नहीं करनी है, और अगर डंडा वंडा है तो 2 डंडा लगा दीजिए, बस इतनी सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये बनी बनाई जो एक गिरोहबाजी थी उसके टूटने का दर्द से उपजी हुई आहें हैं जो कभी इंडिया को बहुत दर्द खुद है, से जोड़ के, है ना? बहुत दर्द है और भाई ये साहब, जो इस दर्द को नहीं समझ नाम सकते। की जो लूटपाट है ना, नाम की जो लूटपाट है उस पर भी रोक लगानी बहुत जरूरी है। अब जैसे यूपीए लिखते हैं आप, तो उसको बोलते भी यूपीए हैं, उपा तो नहीं बोल देते। एनडीए अरे है हाँ, तो एनडीए बोलते हैं, नड्डा तो नहीं बोल देते। ना, आरजेडी है तो आरजेडी बोलते हैं, रजदा तो नहीं बोल देते। वीआईपी नाम की एक पार्टी है बिहार में, विकासशील इंसान पार्टी कहते हैं उसको, तो वीआईपी नाम है, उसको भीप तो नहीं कह देते। तो भाई बिल्कुल वैसे ही जब INDIA होता है तो ये आपको भी याद रखना चाहिए कि उनका नाम जो है वो INDIA है, उससे किसी को इंडिया कोई नहीं है। लेना देना नहीं, वो इंडिया है ही नहीं, तो उससे हम लोग को लेना देना क्या है। हाँ, तब तो ये वाला है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिना मतलब जो है इंडिया उसमें कूद रही है ना? तो तो उनका अब नाम छेड़ दिया है, ये बेकार की उनकी गलतफहमी है। ये वही मामला हो गया कि भैया अब जो सबसे कम खूबसूरत दिखने वाली महिला हो और वो कहे कि मुझे ही छेड़ा है, इसमें जो कागज लपेट के फेंका था वो मेरे लिए ही था। तो वो ऐसा है कि चिट्ठी मुझे प्रोफेसर दी थी। साहिबा को समझना होगा कि गर्ल्स कॉलेज में जो पत्थर गया है देवी जी, वो आपके लिए नहीं है, किसी छात्रा से पूछिए, उनके लिए होगा। ये ये आनंद ये जी, ये कंकर आपके लिए नहीं है। आप कांग्रेस के लिए इतने अच्छे ख्याल रख रहे हैं, ये भी जो है जानना आपने जो तुलना पेश किया, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक जो बैलोक जी आपसे बात हुई, जो आनंद जी आपसे बात हुई, कुल मिला के ये बनी बनाई अवधारणाएं, और बनी बनाई नहीं, बनाई गई अवधारणाएं, जिनको कि राइट। पीछे से जैसे बड़ा सा पोस्टर लगाने के लिए पीछे थुन्नी, पाइप और फ्रेम तैयार होते हैं, तो ऐसे कॉस्मेटिक अवधारणाएं, वो चूंकि अब जेन्युइन चीजों से बदली जा रही हैं, बदल रही हैं, बदली भी नहीं जा रही हैं। भाई, भारत था, आपने शुरुआत में ही कहा ना, भारत था, आनंद जी आपने भी कहा इंडिया के साथ भारत था, अब हमने उसको जानना शुरू कर दिया है, तो तुमको एम्स का नाम बिगड़ा हुआ नहीं लगेगा। अरे भाई, प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वही है, तो उसका ये सब नहीं है, ये तो मीम बनाने के काम आएगा, और आजकल सोशल मीडिया का है, इसके अगर कुछ बड़े अच्छे पहलू हैं तो कुछ चीजें तो मतलब क्रिएटिव मनोरंजन तो देखने को ही मिलेगा। बहरहाल, आनंद जी आपने जो ये बात कही कि मैडम कांग्रेस को बिना मतलब कागज तुम्हारे लोड नहीं ऊपर लेना भी चाहिए। उछाला गया है, दिल पर नहीं लेना चाहिए, है ना? तो तो बेकार में उनको अपना नाम उनको सोचना ही नहीं चाहिए कि उनका नाम था इसीलिए इसलिए नाम बदला जा रहा है। तो ये जो सही बात है। कवायद थी लंबे समय से हो रही थी, और धीरे धीरे अब बस, आपको दिखने लगा है कि लोगों ने अब अपना नाम अपने नाम से बताना शुरू कर दिया है। अब जैसे बिल्कुल। बिल्कुल ये वैसा ही मामला है कि कोई छोटा बच्चा होता है, तो उस छोटे बच्चे से आप उसका नाम पूछेंगे तो घर में उसे जिसे चिंटू पिंटू नाम से बुलाया जाता है वो नाम वो बता दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैट्रिकुलेशन पार करने लगता है तो उसे पता चल जाता है कि भैया मेरा सर्टिफिकेट पे ये नाम है और यही मेरा सही नाम है। एकदम सही बात, और तो आपकी इस बात से मुझे वो एक उसके चीज बाद चलते वो चलते, अपना सही नाम बताने लगता है। तो जैसे ही भारत के लोग इस स्तर पे, मानसिक स्तर पे पहुंचे कि भैया अब हम इस स्तर पे पहुंच गए हैं और अब मुझे अपना नाम चाहिए, तो किसी और का दिया हुआ नाम एक्सेप्ट करने के बदले वो लोग कह रहे हैं कि भैया आप तुम मुझे मेरे नाम से जानो, मेरा नाम भारत बिल्कुल सही है। अब बात उस है, मेरा हिसाब से नाम भी भारत दिक्कत है। हो रही है। यानी यानी कि इंडिया ने साफ साफ कह दिया, देखो मेरा नाम चिंटू पप्पू ये सब नहीं है, हम भारत हैं। और उसने एक दिन अपने नाम के आगे अपना चिंटू पिंटू पप्पू, यानी इंडिया पप्पू नहीं है, सॉरी भारत पप्पू नहीं। दर्शकों, हमें लगता है कि पिछले 40 45 50 मिनट की हमारी बातचीत में आपको इंडिया वर्सेस भारत कुछ है ही नहीं, इसलिए फर्क सिर्फ इस बात का है कि इंडिया के ऊपर और इंडिया से ज्यादा बड़ा भारत जो आपके सामने मौजूद था, आप किसी इल्यूजन के शिकार थे, आपके साथ हम भी शामिल हैं, हम सारे भी शामिल हैं। भारत अब बोलने लगा है, भारत अब दिखने लगा है।
तो इसके लिए ये तो प्रारब्ध है भारत का। आइए आज की इस चर्चा के लिए व्यालोक जी को और आनंद जी को दोनों को देते हैं धन्यवाद। और